माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएं इसकी स्किल्स हो चुकी थी, जिसमें मैंने आपको 5 स्किल्स बताई हैं। उन्हीं स्किल्स से रिलेटेड आज मैं फॉर्मेट डिस्कस कर रही हूँ। आज हमारा जो फॉर्मेट होगा वो सेकंड स्किल्स पे होगा, स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कौशल से रिलेटेड फॉर्मेट कैसा होगा ये मैं इसमें बताऊंगी। और इसके साथ ही स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन जो आपके व्याख्यात्मक कौशल है वो क्या होता है, इसका क्या क्या यूजेस है और क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या डेवलप किया जाता है टीचर के अंदर, ये चीज़ मैंने आपको इसकी माइक्रो लेसन प्लान की प्लेलिस्ट में मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो के लास्ट में इस स्किल्स से रिलेटेड वीडियो में इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको आसानी हो जाएगी, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे का रिकॉल कर लेती हूँ, क्योंकि तो इस आपको भी थोड़ा पता सीक्वेंस पता चल जाए। पहली स्किल्स हो चुकी थी आपकी ये वाला प्रस्तावना प्रश्न कौशल। इस स्किल्स पे मैंने आपको बता दिया था। आज का जो स्किल्स होगा वो प्रस्तावना प्रश्न कौशल का फॉर्मेट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखा तो आप प्ले नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, तो आप वहाँ से लिंक यूज़ करके जान सकते हैं। आज का जो होगा हमारा इस व्याख्यात्मक स्किल है, इसको मैं आज डिस्कस करूँगी, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। सेम इसमें भी वही चीज़ है, कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी। अगर बात करें तो डेट जिस दिन पढ़ा रहे होंगे उस दिन की डेट पड़ेगी। सब्जेक्ट जो भी है आपका, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, वो आप लिखेंगे। कौन से नंबर का पीरियड है वो, अवधि सेम रहती है, और क्लास, प्रकरण जो भी आपका टॉपिक है आप वो लिखेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये है, इसमें एक मिस्टेक अगर देखा जाए, नहीं वैसे तो कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें आप टॉपिक पहले से लिख लेंगे ब्लैक बोर्ड पर। इस प्रस्तावना प्रश्न में हम लास्ट में लिखते हैं, लेकिन इसमें हम पहले से ही लिख के रखेंगे कि हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे। व्याख्या कौशल में आप जब ये याली स्किल्स का फॉर्मेट हम देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें आपके ब्लैक बोर्ड में, इतना सब चीज़ें आपके ब्लैक बोर्ड में पूरा मेंटेन रहना चाहिए। आप मेंटेन करोगे पहले, यहाँ तक कि अपने टॉपिक को भी वहाँ पे लिख लोगे। प्रस्तावना में नहीं लिखते हैं, लेकिन व्याख्यात्मक कौशल में आप अपना टॉपिक लिख के रखोगे। नेक्स्ट, प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापक छात्र छात्राओं से निम्नलिखित विकासात्मक प्रश्न पूछेगी। देखिए, जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो हमने थोड़ा सा बच्चों को पहले से बता दिया होता है किसी भी टॉपिक के बारे में। अब हम उनके अंदर उस टॉपिक का जो नॉलेज है ना, उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि विकासात्मक प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, आपको वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, ठीक है, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, और क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। ठीक है, आपको एक सर्किल की रेडियस दे रखी है और आपको कहा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आपने बच्चों को ये क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चों को इतना क्वेश्चन देने के बाद, इतना क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड में लिख लेंगे। अब हम बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे। तो हम बच्चों से सबसे पहले पूछेंगे कि सवाल में क्या क्या दिया गया। होता है कि नहीं, मैथ्स में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिंपली प्रैक्टिकली सोचिए, जब आप लोग 6th 7th 8th में रहे होंगे तो टीचर्स क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन लिख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन जो बुक में जैसा लिखा होता है ना, पूरा ब्लैक बोर्ड में उतार दिया जाता है। उसके बाद टीचर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, सेम यही चीज़ इसमें भी किया गया है कि सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो बच्चों रिप्लाई करेंगे कि सवाल में वृत्त की त्रिज्या और पाई का मान दिया गया है। देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पे पाई का मान दे रखा है और रेडियस आपको दे रखी है, तो बच्चे देख के फट से बता देंगे। पहला क्वेश्चन आपने बच्चों से ये पूछा, बच्चों ने देख के तुरंत आंसर दे दिया। अब सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। ये भी बच्चे देख करके आंसर दे देंगे कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है।
थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि पाई का मान कितना दिया गया है। बच्चे पाई का मान भी आसानी से बता देंगे। इसमें क्वेश्चन पे ही मेंशन है कि पाई का मान जो है 22/7 है। ये भी आपने पूछा, पाई का मान बच्चों ने फट से बता दिया 22/7। अब हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। अब ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम वाला हो गया, समस्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 समस्यात्मक निकल गया। आपने अगर प्रस्तावना प्रश्न और उसमें दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो प्रस्तावना प्रश्न में क्या चल रहा था, क्वेश्चन से आंसर, आंसर से फिर क्वेश्चन, और फिर इसी क्वेश्चन का आंसर दिया बच्चों ने, आंसर से फिर क्वेश्चन। सेम इसमें अप्लाई करके देखिए, क्या इसमें ऐसा कुछ है, ऐसा जिगजैग फॉर्म आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन सवाल में क्या दिया गया, आंसर आप देखोगे 1 से ज़्यादा आ रहा है, त्रिज्या पाई। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया कि त्रिज्या बताइए कितनी है। फिर जो 7 सेंटीमीटर से क्वेश्चन बनाया था लेकिन नहीं बना, क्वेश्चन दूसरा बनाया गया, पाई का मान कितना होता है। अब आप देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन कुछ और बन गया कि वृत्त का, यानी कि जिगजैग फॉर्म को फॉलो नहीं किया गया, यानी कि ये इंट्रोडक्शन नहीं है, इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन स्किल्स जब हम पढ़ा रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, तो जब हम बच्चों से पूछते हैं तो हम उसमें फटाफट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वजह ये होती है कि हमें पता होता है जो आंसर आएगा उससे हमें क्वेश्चन बनाना है, लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं पता होता, क्योंकि इसमें कोई की ही नहीं है हमें, तो इसकी भी हमें प्रैक्टिस करके जानी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर ये है तो 2 ये है, फिर 3 ये, ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है। इसमें अपना फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो गई। अब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, जब आप इसे एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या कर रहे होगे, आप एक एक चीज़ बता रहे होगे बच्चों को कि यदि वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो जो गिवन है लिखेंगे हम, रेडियस गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, और अपना यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो दी गई है 22/7 और त्रिज्या जो है आपकी 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसमें दिया त्रिज्या को आर भी लिखते हैं ना, रेडियस बोलते हैं, तो इसको आर भी लिखा जाता है। अच्छा, मैं आपको बता, आर स्क्वायर, ठीक है, और त्रिज्या स्क्वायर दोनों सेम चीज़ है। इंग्लिश में आर स्क्वायर लिखते हैं, हिंदी में त्रिज्या स्क्वायर लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो बहुत से टीचर्स मिस्टेक करते हैं, वो चीज़ मत करिएगा, 2 इंटू आर कर देते हैं। इसका मतलब और आर स्क्वायर, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है मैं आपको बता रही हूँ। आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आर 2 बार यूज़ हुआ है, ठीक है, और 2r का मतलब हो गया कि 2 का मल्टीप्लाई r से करेंगे, दोनों में फ़र्क है। अब इसमें ये चीज़ है कि आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 7 इंटू 7 करना है हमको, ना कि 2 इंटू 7 कर रहे हो, ये चीज़ गलत हो जाएगी और ये चीज़ आपकी सही है, ठीक है। आर स्क्वायर का रियल मतलब मैं बता रही हूँ। इसको हमने सॉल्व किया, 22/7 इंटू 7 बच्चों को सॉल्व करके बता रहे होंगे कि ये वाला 7 इससे कैंसिल हो गया। रीज़न भी बताना पड़ता है, तो पूरी आपको फिर मैथ्स ही सॉल्व कराने बैठ गई हूँ ऐसा लग रहा है, मैं फिर भी बता देती हूँ। 22/7 इंटू 7 इसके बेस में 1 होता है, ऐसे करके हम बताएंगे। तो बच्चों से कहेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका
क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब ऐड करते हैं तो आपका क्या होता है कि ऐड करने के बाद ही वो क्रॉस होता है, कटता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो आप तिरछे में काट सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कैसे। तो 7 7 आपस में कैंसिल हो गया, तो आपका एक 22 बचा और एक 7 बचा। तो आपका ये आंसर आ गया होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर। कॉमन सी बात है कि जब ये 7 सेंट त्रिज्या का मतलब क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स क्या होगा कि 7 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं। आर इंटू आर मतलब ये हुआ। और जो 7 के बाद भी तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि सेंटीमीटर भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। और जब कोई अल्फ़ाबेट या वो रखे होते हैं तो हम इसको अब आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मेट है व्याख्यात्मक कौशल का। इसमें आपका कोई जिगजैग फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई, ये थोड़ा इजी होता है अगर देखा जाए तो। बस टफ होता है इंट्रोडक्शन, क्योंकि उसमें जिगजैग फॉर्म का ध्यान रखना होता है। और बाकी स्किल्स में अगर आप लेके चलेंगे तो आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वजह यही होती है क्योंकि जिगजैग वहाँ पे लगना नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आगे पीछे सेट कर सकते हैं। बस आप वहाँ पे क्वेश्चन मत भूलिएगा, किसी भी स्किल्स का क्वेश्चन मत भूलिए कि पहले नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ठीक है। इतना करने के बाद ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब इसकी हम थोड़ी टेबल के बारे में बात करते हैं। ये अवलोकन तालिका इसकी बनेगी। अवलोकन तालिका में मैंने आपको बता रखा है, अवलोकन तालिका आप हेडिंग डालेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये वाली स्किल्स, ये आपको खाली रखना है और ये वाला खाली रखना है, बाकी सेम सब कुछ आपका उतर जाएगा ऐसे ही। अब इस तालिका के अंदर क्या क्या है इसको जान लेते हैं, थोड़ा ज़रूरी है उसके बारे में भाई ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। क्रम संख्या, घटक और रेटिंग। और रेटिंग मैंने आपको बता रखी है कि 0 to 6 होती है। 0 to 6 का मतलब होता है कि 0 1 2 3 4 5 6, इसके हिसाब से आपको रेटिंग दी जाएगी कि आप किस नंबर पर परफॉर्मेंस कर रहे हो, उस हिसाब से रेटिंग होती है। अगर हम फर्स्ट घटक इसका देखें, कंपोनेंट्स, उपयुक्त प्रारंभिक वाक्यों का प्रयोग। आपके जो प्रारंभिक सेंटेंस हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं या नहीं, इस चीज़ को देखा जाता है। उपयुक्त समाधान वाक्यों का प्रयोग, ठीक है। आप जो क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रॉपरली सही से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है ना, मेन ये चीज़ रहती है। अगर मैथ्स की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप तो दिखाना ही होता है, ऐसा तो नहीं कि आप जंप कर रहे हो क्वेश्चंस। जैसे एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों को आप बताएंगे, क्योंकि हो सकता है क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चे को आर स्क्वायर का मतलब पता हो, लेकिन आपकी क्लास का जो सबसे लास्ट बेंचर हो या जो क्लास में लास्ट आता हो उसको आर स्क्वायर का मतलब ही नहीं पता है। पर एज अ टीचर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप आर स्क्वायर वहाँ पर एक्सप्लेन करें, चाहे आप 7th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, चाहे 8th, इनफैक्ट आप अगर 12th क्लास के बच्चे को भी पढ़ा रहे हो ना, तो भी आपको आर स्क्वायर एक्सप्लेन करना है। ये सब चीज़ें होती ना छोटी छोटी, ये चीज़ें सब ध्यान देने वाली होती हैं। तो आप जब ये बताओगे बच्चों को कि फॉर्मूला लिख लिया आपने, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और उठा करके आप सॉल्व करने लग गए, नहीं। आप बताओगे कि पाई इनटू, आप बताओगे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ये आर स्क्वायर मतलब होगा कि आर इंटू आर,
तब आप बताओगे कि पाई की वैल्यू आपकी 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। इस आर में हमने 7 रखा, गिवन था क्वेश्चन में, इस आर में 7 था। ऐसे करके आप उसको बताओगे। तो जब आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे अपने एक एक चीज़ का, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये वाला एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको अपने आप रेटिंग मिल जाएगी कि उपयुक्त व्याख्या बंधों का प्रयोग किया गया है या नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसे करके आप एक्सप्लेन करोगे तो वही चीज़ आपकी इसमें देख ली जाएगी। मुख्य बिंदुओं का पूर्ण अध्ययन किया गया। मुख्य बिंदु अगर हम एक्सप्लेन जब कर रहे हो तो मैंने आपको बताया ना कि पाई आर स्क्वायर, कुछ टीचर्स होते हैं कि डायरेक्ट लिख करके छोड़ देते हैं ऐसी, उसमें मैंने बीच में आपको स्टेप भी बताए हैं इसको कि इन दोनों लाइनों के बीच के स्टेप क्या होंगे। पाई आर स्क्वायर के बीच में अगर आप देखो तो मैंने आपको पहले फॉर्मूले में डायरेक्ट तोड़ के बताया था ऐसे। तो ये चीज़ आपने किया है कि नहीं, ये चीज़ वो आपका देखेगा। और अगर आप, ठीक है, मुख्य बिंदुओं का पूर्ण अध्ययन हुआ है कि नहीं, छात्रों के अवबोधन का परीक्षण किया गया कि नहीं, कि बच्चे सीख पाए हैं या नहीं, समझ पाए हैं कि नहीं, इसको चेक किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग फिर विशिष्ट अवलोकन जो भी होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर टीचर्स अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो भी उन्होंने आपके अंदर ऑब्जर्व किया होगा, अवलोकन किया होगा, वो वहाँ पर खुद लिख लेंगे। और जिस हिसाब से आपने पढ़ाया होगा, आपने एक्सप्लेन किया होगा, उसको लिख लेंगे। अगर इसमें रेटिंग अगर कम दी गई है तो मुझे लगता है कि रेटिंग कम क्यों मिली है, मैं आपको यहाँ बता देना चाह रही थी। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन गायब है, जो लाइन मैं आपको बता रही थी ना, इसी वजह से उनको वहाँ पे रेटिंग कम मिली है। 3 4 इसी वजह से मिली है। अगर ये यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते पाई इंटू आर, तो इनकी ये पॉजिटिव हो जाती। और दूसरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। आप लोग को लगता है ना कि आप 2 3 लाइन में सॉल्व कर देंगे और फिनिश। नहीं, आप ये सोचिएगा कि अगर आप उस क्लास में होते हो, बच्चे हो रहे हैं, तो आपको समझ में आया है कि नहीं ये चीज़। और जब भी आप पढ़ाओ और आप फॉर्मेट बनाओ, इस तरह का एक्सप्लेन करो, तो अपने आप को एज अ टीचर कभी मत रखो, एज अ स्टूडेंट रखो। क्या आप स्टूडेंट्स थे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही थी कि नहीं, ये आर स्क्वायर होता क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया। तो ये सब चीज़ें, और यही सब चीज़ें देख करके इनकी रेटिंग थोड़ी कम दी गई है। इस हिसाब से इनको रेटिंग, यहाँ पे आप देखोगे कि व्याख्या उपन्यास यहाँ पे 4 मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है। और मुख्य बिंदुओं का पूर्ण यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है। ये इसी वजह से दिया गया है। उपयुक्त समाधान वाक्यों का प्रयोग, हाँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये कि अगर स्टूडेंट होती तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आती कि ये कहाँ से हो गया। इतना सब ये आपको मैंने इसका ये पूरा बता दिया है, एक्सप्लेनेशन स्किल्स के बारे में, इसको कैसे आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ये स्किल्स का फॉर्मेट जानने के बाद हम नेक्स्ट स्किल्स के फॉर्मेट पे जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और अगर अच्छा लगे आपको मेरा वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करने के बाद कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि क्यों डिसलाइक किया है। मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि अगर नहीं पसंद किया जा रहा तो वजह क्या है, ताकि मैं अपने आप अंदर इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।